और अब पाकिस्तान। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी, इनके बीच में खून खराबा चल रहा है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश, उसका एक सूबा है प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ का एक ज़िला है कुर्रम, और यह कुर्रम ज़िला अफ़गानिस्तान की सरहद से लगता है। कुर्रम में ऐसी हिंसा भड़की है कि वह रुकने का नाम नहीं ले रही है, और सेना सरकार की ऐसी औकात नहीं वहाँ कि वो कबीलों के बीच की इस लड़ाई को रोक दे। पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान से जो खबर है उसके मुताबिक 10 लोग मारे गए हैं, ये संख्या अभी की मैं बता रहा हूँ, और 21 घायल हुए हैं। यह जंग वहाँ शिया और सुन्नियों के बीच चल रही है। आपको याद होगा कि 21 नवंबर को कुर्रम ज़िले के पारचिनार इलाके में एक जगह पर गाड़ियों के काफिले पर हमला हुआ था। उस काफिले पर हमले तक जाने और वहाँ के हालात बताने से पहले मैं आपको पाकिस्तान का नक्शा दिखाना चाहता हूँ। उसमें खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है, जो उसका सूबा है, वो दिखाना चाहता हूँ। जिस हिस्से में खून खराबा हो रहा है वो बताना चाहता हूँ, और जो पारचिनार के इलाके में हुआ है उसके आगे क्या क्या होता रहा है और अभी क्या हालात बिगड़ सकते हैं, यह सब आपके सामने जताना बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं आपको पाकिस्तान का नक्शा लेकर के दिखाना चाहता हूँ। पाकिस्तान आपने देखा है पड़ोसी देश है, लेकिन पाकिस्तान के भीतर कौन सा सूबा कहाँ है इसको भी आपको देखना चाहिए। पीसीआर अगर ग्राफिक्स आप पाकिस्तान का फायर कर दें तो मैं बता सकता हूँ। ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का एक सूबा पंजाब है जो हमारे पाकिस्तान से लगता हुआ है, दूसरा सूबा सिंध है, तीसरा बलूचिस्तान है, और चौथा खैबर पख्तूनख्वा है। ये खैबर पख्तूनख्वा जो है ऊपर अफगानिस्तान से लगता है, और इस पूरे इलाके में पख्तूनों के चलते इसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। पख्तून आबादी रहती है, यानी कि एक जाति आबादी है पख्तूनों की। उसके भीतर ही शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। और कुर्रम ज़िला जो है वहाँ जो कुछ चल रहा है, अब सुनिए इसको आप। तो पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है, और खैबर पख्तूनख्वा में जो सरकार चल रही है वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार चलती है। पेशावर से पारचिनार और पारचिनार से पेशावर की तरफ काफिले जा रहे थे। इन काफिलों में शिया लोग सवार थे। काफिलों में कई सवारी वाली वैन चल रही थी। इनके साथ कुछ सुरक्षा बल के लोग भी थे। यह काफिले जैसे ही निचले कुर्रम के इलाके में पहुंचे, इन पर आसपास की पहाड़ियों से हमला कर दिया गया। भारी फायरिंग और रॉकेट दागने के कारण इस हमले में कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी थे। यह हमला सुन्नी लड़ाकों ने किया, ये खबर के मुताबिक। शियाओं पर हमले के पीछे एक कारण माना जाता है। कारण यह है कि ठीक 9 दिन पहले 12 अक्टूबर को, बल्कि महीना भर पहले 12 अक्टूबर को एक पुराना हमला हुआ, और उस हमले को ही इस हमले का कारण बताया जा रहा है। 12 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसमें 15 सुन्नी लोगों की मौत हुई थी, और शियाओं की तरफ से वो हमला हुआ था। शियाओं पर जो अब ये हमला हुआ है 21 नवंबर को, उसके बाद से वहाँ माहौल और बिगड़ा। कुर्रम के इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, और उस इलाके का दौर, हिंसा का दौर उस इलाके में शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन यानी कि 22 नवंबर को हमले से गुस्साए शिया कबीलों ने सुन्नी कबीलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उनका कहर बागान बाजार एक इलाका है वहाँ का कुर्रम का, और कुर्रम का जो निचला इलाका है उस पर बरपा। एक बाजार में तो करीब 200 दुकानें जला दी गई। बड़ी संख्या में सुन्नियों को अगवा किया गया, और यह सिलसिला रविवार तक चल रहा था। उसके बाद भी ये हालात वैसे ही बने हुए हैं, और उस पूरे इलाके में जो मैं आपको दिखा रहा था, खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से लगता हुआ इलाका कुर्रम ज़िले का, वहाँ कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। और पेशावर तक इस पूरी हिंसा में 80 लोग या उससे ज़्यादा, अब जो हमारे पास खबर आ रही है 100 के आसपास लोग मारे गए हैं, और बड़ी तादाद में घायल हुए हैं। जो मरने वाले हैं उनमें ज़्यादा संख्या शियाओं की है। अब जो ये शिया और सुन्नी की लड़ाई है, आपको ये जान करके हैरत होगी, लेकिन सच ये है कि इसकी एक ज़मीन या उसका एक सिरा लखनऊ को आता है।
कैसे? 1930 से ये लड़ाई चल रही है उस खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में शियाओं और सुन्नियों की। 1930 के दशक में जब हिंदुस्तान था, जब बटा हुआ नहीं था, लखनऊ में शिया और सुन्नी दंगे हुए। लखनऊ में शिया सुन्नी दंगों का पुराना इतिहास है। जो दंगा हुआ तो शिया मौलानाओं ने अपील की कि पार चिनार के जो भी शिया हैं वो लड़ने के लिए लखनऊ आए, और उन्हें रोकने के लिए जो सुन्नी मौलाना थे पार चिनार के, उन्होंने अपील की कि आप लोग लखनऊ मत जाइए, आपकी क्या जरूरत है। इस लड़ाई की जड़ वहीं पड़ गई क्योंकि जो शिया लड़ाके थे वो लखनऊ आए। इसके अलावा यहाँ रहने वाले शिया और सुन्नी कबीलाई लोग हैं, और कबीले जहाँ हैं वहाँ कोई नियम कायदा नहीं चलता है। इसीलिए पाकिस्तान की फौज हो या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यह दोनों हाथ खड़े किए रहते हैं। इन इलाकों में सर के बदले सर का नियम चलता है। जो बंदूक रखता है, बंदूकों पर बंदूक रखता है, उसको बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। कबीलाई लड़ाई में एक और मामला है, वो जमीन का है। उस पूरे बेल्ट में जो जमीन है वो उर्वर है, फर्टाइल है। इसलिए जमीन पर कब्जे को लेकर के भी कबीलों के बीच में खूनी जंग होती रहती है। यहाँ चावल, फल और बाकी चीजों की अच्छी खासी खेती होती है। 21 नवंबर से जो जंग शुरू हुई, खूनी जंग, वो 24 नवंबर तक चलती रही। और खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो वहाँ के कानून मंत्री हैं, पुलिस के जो मुखिया हैं, उन सबों ने मौके पर जाकर के सुन्नियों और शियाओं के बीच में, इन कबीलाओं के बीच में बातचीत करवाई, सुलह करवाई। लेकिन 7 दिन गुजरे नहीं कि फिर से हालात कमोबेश वैसे ही हो गए हैं। दोनों समूहों ने एक दूसरे के बंधकों को लौटाने पर सहमति जताई और उस समय लौटाना शुरू कर दिया था, लेकिन 24 घंटों के भीतर वहां फिर खून खराबा शुरू हो चुका है और यह बहुत लंबे समय से चलता है। अब पाकिस्तान से हमारे साथ हसन दुर्रानी साहब हैं, आप वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मैं बलूचिस्तान भी चलूँगा क्योंकि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का एक बड़ा सूबा है, बल्कि रकबा के लिहाज से कहें तो सबसे बड़ा सूबा है, और वहाँ भी खून खराबा बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो पाकिस्तान के अस्थिर होने के जो 2 बड़े कारण हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान है। राणा साहब, तो पहले तो आपका स्वागत। ये खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं ये लगातार बिगड़ते चले जाते हैं, संभलते हैं, बिगड़ते हैं, संभलते हैं, बिगड़ते हैं। कभी टीटीपी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हमला करता है, कभी शियाओं सुन्नियों के बीच का खून खराबा चलता है। दरअसल हालात वहाँ अभी कैसे हैं और कोई रास्ता इसका दिखता है क्या? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। ये राणा यशवंत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, यशवंत साहब, बात ये है कि आपने जो भी बात की है इसमें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे जो असल में जो फसाद शुरू हुआ था वो बेसिकली एक 200 कनाल ज़मीन का मामला था जिसको लेके ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी। इस्तेमाल की ये बेसिकली आप हमारे यहाँ पे जो ज़मीन जो किसी की मलकियत में नहीं होती या उसकी पोजेशन में नहीं होती या उसके नाम उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, तो हम उसको शामलाट बोलते हैं। और शामलाट जो होती है वो गांव के अंदर या इलाके के अंदर ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे तमाम के तमाम गांव वाले जो होते हैं वो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको बांट लेते हैं और उसके ऊपर काश्तकारी करते हैं। ये बेसिकली 200 कनाल ज़मीन का एक प्रॉब्लम था और ये आप बिल्कुल हसन दुरुस्त दुर्रानी कह साहब, रहे हैं एक कि मिनट के रोकूंगा आपको, चूंकि सामलात जी, आपने जिक्र किया। मैं बहुत गांव से आता हूं और मेरी सर दादी, मैं खुद गाँव से हूँ, मैं अभी तो भी मेरी दादी जो है ना मेरा घर कहती थी कि वो जी, जी। जमीन जो है ना सामलात जमीन है, जी, यानी कि बिल्कुल, वो सार्वजनिक शामलाट है। तो बिल्कुल, वो बिहार के एक कंबाइन छोटे थी। से गांव से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा तक जो है ना, कुछ भाषा जो होती है एक सी चलती रहती है। जी बोलें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है और मैं भी क्योंकि काश्तकार ही हूँ और यानी कि मेरा जो किचन जो चलता है और ये जो जर्नलिज़्म है बेसिकली ये तो मेरा पैशन है और एक मेरा एक शौक है। तो आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह ही है और ये शामलाट की ज़मीन थी और उसके बाद जब ये 2 जो कुरम जो है और दूसरे जो कबाइल है ये बेसिकली सिर्फ़ 2 कबीले नहीं है यहाँ पे कम से कम 8 कबाइल हैं और वो तमाम उनमें से जो है मेजॉरिटी जो है वो है इनकी सुन्नी है और उनमें से साथ के साथ जो है वो इसके साथ एलएचसी भी है। लेकिन प्रॉब्लम उस वक़्त शुरू हुआ जब सऊदी अरब की जानिब से जब इस्लामाइज़ेशन को जो एक्सपैंड किया जा रहा था हम्म।
और वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो था उन तमाम ईरान और सऊदीया की जो लड़ाई थी, वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह उन्होंने पेनिट्रेट की जैसे अमेरिका की और रशिया की लड़ाई थी तो अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर आई थी। ईरान ने या पाकिस्तान के अंदर जो अहले तशी जो हमारी बरादरी है, हमारे जो लोग हैं, उनको फंड करना शुरू कर दिया जो और शिया है। जी, जो शिया है। क्योंकि ईरान जो है वो बेसिकली जो है वो एक शिया मुल्क है और सऊदी अरब जो था वो एक सुन्नी मुल्क था और वहाबीइज़्म को उन्होंने 1930 के अंदर ही उन्होंने बेसिकली आप ये देखेंगे कि वहाबीइज़्म जो है, ये वहाबियत जो है वो 1930s में ही जो था उसको फ्लो हुआ, उसको उसको स्टार्ट वहाँ से हुआ था और वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे इसकी फंडिंग की थी ईरान को क्रश करने के लिए या ईरानी फंडेड जितनी भी चीज़ें थी उनको उनको क्रश करने के लिए। और ये लड़ाई जब आपको पता है जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाती है कबाइल के दरमियान में, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़ी तफसील से इस बात को आपने बयान किया है कि वहां पे वो अगर एक के पास बंदूक है तो दूसरा बंदूक के ऊपर बंदूक रख के बात करेगा और एक ने अगर किसी का सर काटा है तो दूसरा हमेशा उसको सर ही दुर्रानी काटेगा। साहब, आता हूं अब आपके पास। मैं अपने दर्शकों के साथ कुछ चीजें साझा करना चाहता हूं। जो दुर्रानी साहब कह रहे हैं इसको आप समझिए कि एक मुल्क के भीतर आप किसी जमात के होने के नाते एक देश को अपने पास बुला सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के जिस इलाके में खून खराबा चलता है, क्योंकि शियाओं की बेहतरी, उनकी हिफाजत के लिए ईरान जो है वो ठेकेदार बनता है दुनिया भर में। और ईरान, सऊदी अरब, इन दोनों देशों के बीच की लड़ाई ये है कि दुनिया भर के मुसलमानों का नायक कौन बने, हीरो कौन बने, उसका लीडर कौन बने। तो सऊदी अरब ने उसी इलाके में सुन्नियों को हथियार दिए, पैसे दिए और उन सुन्नियों से लड़ने के लिए ताकतवर किया शियाओं को ईरान ने। तो ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के उस इलाके में आपको नज़र आ रही है जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं। और एक और वहाँ संकट है, वो है टीटीपी। ये एक आतंकी संगठन है जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहते हैं। अभी पिछले महीने की बात है, पाक उसने दावा किया था टीटीपी ने कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ हैं, अड्डे और हमारे सारे साधन संसाधन पाकिस्तान में हैं, हम चाहें तो पाकिस्तान में कहीं भी ऑपरेशन कर सकते हैं और हमने यह करके दिखाया भी है। टीटीपी ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पेशावर से लेकर के और कुर्रम तक का जो अफगानिस्तान से लगता हुआ इलाका है, बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। वह पाकिस्तान में शरिया कानून को लागू करना चाहता है और कहता है कि इस्लामी हुकूमत को कायम करने के लिए उसने हथियार उठा रखा है और तब तक उसका ये ऑपरेशन या खून खराबा नहीं रुकेगा जब तक वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता है। बीच में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की मदद से टीटीपी के साथ एक सीज फायर किया तो ज़रूर था, लेकिन काम बना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वह अफगानिस्तान से लगा हुआ है, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ नक्शे में, और इस जगह को पहले अफगान तालिबान ने इस्तेमाल किया था। इसी इलाके में टीटीपी पैदा हुआ। तो टीटीपी भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द है और बहुत लंबे समय से है। पेशावर के भीतर सैनिक स्कूल में घुस करके सैकड़ों बच्चों का कत्ल किसी ने किया तो टीटीपी ने किया। मस्जिदों को उड़ा करके सैकड़ों लोगों को मारने का काम किसी ने किया, टीटीपी ने किया। पाकिस्तान में सबसे अधिक खून खराबा करने वाला कोई संगठन है तो टीटीपी है, उस इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। अब रानी साहब, ये खैबर पख्तूनख्वा को लेकर के अफगानिस्तान का तालिबान भी कहता है कि हम तो वहाँ की जो लाइन है, डिमार्केशन लाइन है, उसको नहीं मानते हैं, इलाका पूरा का पूरा हमारा है। तो एक ख़तरा तो अफगानिस्तान तालिबान का भी है। तो शिया सुन्नी का अलग से है, टीटीपी का अलग से है, और तालिबान जो पाकिस्तान का है उसकी दावेदारी अलग से है। सर देखें, बात ये है कि दावा तो हर इंसान कहीं से भी उठ के कर सकता है। दावे का मतलब ये तो नहीं होता। अब जैसे मैं अगर ये दावा करूं कि मेरे फोर फादर्स जो थे वो जब कंधार से आए हैं, बेसिकली मैं एक पश्तून हूँ और मैं नस्ल के तौर पर अगर मैं देखूं तो अपने आप को, तो मैं एक दुरानी पठान हूँ और मैं कंधार से ही मैं आया हूँ, मेरे फोर फादर्स है। और हम लोग वहां से निकल के हम इंडिया के अंदर आए हैं और इंडिया में जो थे हमारी यहाँ 12 बस्तियां थी बाबू की, यानी कि 12 बस्तियां जो थी आपको होशियारपुर के इलाके के अंदर, ये पठानों की 12 बस्तियां थी। और उसके बाद 1947 में हम लोग माइग्रेट करके पाकिस्तान में आए। और अगर मैं दावा करना चाहूँ तो दावा तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि ये होशियारपुर का जो इलाका है वो तो मेरा है, मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ इजीली। और वहां से जब मैं निकलूंगा तो मैं कहूँगा मैं जीटी रोड पर चढ़ूंगा और मैं सीधा अपना जो है ना कंधार तक का इलाका मेरा है। देखिए, जी ये ऐसी बातें नहीं, ये बातें नहीं होती, ये बच्चों वाली बात होती है ये जो बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि असल बात होती है कि आप ना मानने वाली रट जब आप लगा के बैठेंगे तो इसी तरह होगा, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर ये बात बताई है कि पिछले 10 साल से
जो तहरीक इंसाफ है उसकी कीमत जो है वहाँ पे हुकूमत है, सब तहरीक इंसाफ की कीमत 10 साल से नहीं, पिछले साढ़े 12 साल से है। हम्म। और 12 साल के दौरान में आप इमरान खान साहब का जो उनका एक इंतहाई मारकतुल आरा जो उनका इंटरव्यू है, अगर आप वो सुन लें, वो यूट्यूब पे मौजूद है। उन्होंने उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये बात की थी कि पाकिस्तान फौज ने या पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो थी, उन्होंने इन तालिबान को यहाँ से मार के, ये टीटीपी को यहाँ से मार के अफगानिस्तान के अंदर भिजवा दिया था। लेकिन उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर, जब वो सेंटर के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ से 40,000 जो ये जंगजू थे, ये लड़ाके थे, उनको वापस ला के पाकिस्तान के अंदर बसाया था। यही सबसे क्यों बड़ी बसाया? गलती थी जी। पाकिस्तान में इमरान नहीं, खान की तरफ नहीं, से। दुरानी साहब, मैं ये कुछ समय की थोड़ी तंगी है, लेकिन आपने बहुत विस्तार से बताया है और ये तफसील से बताना इसलिए है कि जो आदमी कहता था कि पाकिस्तान को अफगानी आतंकियों से मुक्त करना है और उसी ने अपनी हुकूमत के दौरान जी। 40,000 जो लड़ाके थे तालिबान के, उनको बुला लिया। अब एक खबर है कि पाकिस्तान में जो अभी के हालात हैं, उन हालात के चलते वहाँ जो चैंपियंस ट्रॉफी है